वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे G20 समिट जो इंडिया के अंदर हुआ है उसको, और देखेंगे कि इसके क्या क्या की टेक अवेज हैं और इसमें क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे देखिए जो G20 है ये इसका आपको यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा है इंडियन वेरिएंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स बैठे हुए हैं और ये डिबेट हो रही है। दूसरी पिक्चर यहाँ पे देखिए, तो ये पिक्चर जो है ये बहुत ही पावरफुल पिक्चर और एक वायरल पिक्चर है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर खास करके, जिसमें जो है वो आपको मोदी साहब दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम ब्लॉक के हेड सऊदी अरब के साथ और वेस्टर्न ब्लॉक के हेड जो बाइडन के साथ, ठीक है। तो ये काफ़ी पावरफुल पिक्चर है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये भी साथ में वेन्यू की एक पिक्चर है जहाँ पे G20 को जो है वो दिखाया गया है। तो G20 जो इसका पर्पज़ है या मकसद है, देखिए G20 का मतलब है ग्रेट 20। तो इसका पर्पज़ क्या है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स हैं दुनिया के 20 बड़े ममालिक के और साथ में कुछ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो हर साल एक जगह इकट्ठे होते हैं और दुनिया को डिप्लोमेटिकली आगे लेके जाके, यानी सिफारती तरीक़ाकार के तहत आप ये कह सकते हैं कि वो दुनिया को चलाने की कोशिश करते हैं, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं और दुनिया के मसले मसाइल को बैठ के डिस्कस करते हैं। ग्रेट 20 तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इस साल का, उसकी वजह ये है कि ये इंडिया के अंदर हुआ है और इंडिया के अंदर जब भी कोई इवेंट होता है तो अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या, वो इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं, तो बात फिर भी वहीं पे है, लेकिन फिर भी हम जो है वो ज़रूर देखते हैं कि यार इंडिया के अंदर हो रहा है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो इवेंट क्या है जी, G20 समिट है 2023 का, यह है इवेंट। लोकेशन कहाँ पे है जी, प्रगति मैदान के अंदर है। इसमें हमने डिस्कस किया था जब G20 की मीटिंग हुई थी श्रीनगर के अंदर, अगर आपको याद हो, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पर देखिए। तो उस मीटिंग में भी हमने जो है वो डिस्कस की थी कुछ चीज़ें, बेसिक्स जो थी G20 की, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसकी जो डेट है वो कौन सी थी जी, 9 सितंबर और 10 सितंबर, यानी 2 डेज का एक समिट जो है वो रहा। और समिट में आपको बताता हूं कि हर बार बताता हूं कि समिट किसे कहते हैं, जिसके अंदर सरबराहान मुमलिकत जो है वो शामिल हो, उन्हें उस मीटिंग को, उस इवेंट को समिट कहा जाता है, हाई लेवल की। अच्छा, इसे चेयर किसने किया, नरेंद्र मोदी साहब ने किया, और जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। होस्ट कंट्री कौन था, इंडिया, यानी इंडिया के अंदर हुआ। लास्ट टाइम 2022 का जो है ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ था और इस बार इंडिया के अंदर हुआ है। और 2024 का कहाँ पे होगा, वो होगा ब्राज़ील के अंदर, ठीक है जी। तो 2024 का ब्राज़ील के अंदर होगा। इसका मोटो क्या था इस बार का, ये जो भारतीय लैंग्वेज है इसको ट्रांसलेट अगर करें तो इसका मोटो या थीम है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, कि भाई ये हमारी ही ज़मीन है, एक ही ज़मीन है, कहीं और जा भी नहीं सकते, एक ही पूरी फैमिली है अर्थ की और हमारा फ्यूचर, इसको हमने आगे लेके चलना है। तो खास करके यानी क्लाइमेट के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। पार्टिसिपेट की अगर बात करते हैं तो G20 के मेंबर्स थे, इसके साथ साथ जिन कंट्रीज़ को इनवाइट किया था इंडिया ने वो साथ में शामिल थे। वेन्यू जो है वो कहाँ पे था जी, भारत मंदमन जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर जो था, या आप उसे कह लें कि जो प्रगति मैदान था, वहाँ पे जो है ये हुआ है। अब यहाँ पे इस मैप के अंदर अगर आप देखिए तो इस मैप के अंदर आपको जो रेड कलर के कंट्रीज हैं वो हैं जो G20 का हिस्सा हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आप देख लें चाइना, साथ में रशिया, साथ में इंडिया, साथ में मिडिल ईस्ट में यहाँ देख लें सऊदी अरब, और ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका देख लें, ब्राज़ील देख लें, यहाँ पे साथ में मैक्सिको देख लें, यहाँ पे अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे यूके। तो ये सारे कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर कंट्रीज वो हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं EU को, यानी यूरोपीय यूनियन का पूरा जो ब्लॉक है वो शामिल है EU का यहाँ पे, ठीक है। और अब इस बार जो है ये 2023 के अंदर अफ्रीकन ब्लॉक भी शामिल हो चुका है, यानी अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा बन चुकी है अब, ठीक है। और कुछ कंट्रीज जो है वो जैसे स्पेन है जिसको परमानेंटली इन्वाइट किया जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो कब हुई थी, 26 सितंबर 1993 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, 23 साल पहले। और 2008 से इसके बाकायदा समिट जो हैं वो हो रहे हैं। और ये क्या टाइप है जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस है बीइंग टुगेदर सिस्टमैटिकली, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज, कि ये पूरे का पूरा इसका पर्पस जो है वो क्या है कि डेवलपमेंट और दुनिया को आगे लेके जाना सिस्टमैटिकली का मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक वे में, जाहिर बात है जब हर चीज़ नोट होगी ऑफिशियली तो ऑफिशियली उसको आगे लेके जाया जाएगा, बजाय इसके कि जुबानी कलामी की बात की जाए। और इसके मेंबर्स अब इस टाइम पे जो है वो 21 हो चुके हैं, पहले 20 थे और साथ में जो अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गई है। और नेक्स्ट ईयर अब इसकी प्रेसिडेंसी अब जो है, पहले भारत के पास थी 2023 की, ठीक है, और अब 2024 की जो शिफ्ट कर दी गई ऑफिशियली वो ब्राजील को दे दी गई है। और नेक्स्ट ईयर ब्राजील जो है वो इवेंट करवाएगा, तो इसकी तैयारी कर रहा है। तो ये तो है इसका इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, उसके की टेक अवेज लेने की कोशिश करते हैं।
अब ये जो G20 समिट है ये इंडिया के अंदर हुआ, तो इसमें जो अगर हम की सरप्राइजेस की बात करते हैं तो वो क्या क्या हैं की सरप्राइजेस। एक तो सबसे पहली चीज जो है G20 के अंदर बहुत ही जो केयरफुली है वो वर्डेड कम्युनिक्यू जो है वो इशू किया गया है, यानी जो ऑफिशियल जो एट द एंड जो स्टेटमेंट जो है इश्यूज की गई हैं जैसे ऑफिशियल मीटिंग्स के एंड पे होती हैं बहुत ही केयरफुली थी। इससे पहले हमने देखा था जो G20 का इवेंट हुआ या जो G7 का हुआ था खास करके, उसमें काफी ज्यादा ब्लेम गेम थी जिसमें चाइना को और रशिया को जो है वो टारगेट किया गया था G7 के अंदर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। खास करके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है जी, वो इस बात के ऊपर काफी ज्यादा कंसर्न है कि भाई आपने यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकली काम किया और रशिया को जो है आपने हाईलाइट नहीं किया यूक्रेन वॉर के हवाले से। तो एक तो ये काफी सरप्राइजिंग है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई दुनिया के ग्रेट 20 बैठे और वो रशिया को क्रिटिसाइज ना करें, और रशिया क्रिटिसाइज किए बिना ही जो है वो उनका खाना पानी हजम हो जाए, तो ये काफी मुश्किल है। लेकिन ऐसा ही हुआ, एक बैलेंस अप्रोच रखी गई जिसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। और ये कहा जा रहा है इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडिया है उसके रशिया के साथ भी ताल्लुकात हैं और वेस्ट के साथ भी हैं, तो इसलिए उसने कोशिश की कि एक बैलेंस अप्रोच हो। तो ये इसकी एक किस्म की कामयाबी आप कह लें इंडिया की। दूसरा क्या है जी, दूसरा ये है कि यूक्रेन में जो पीस प्रोसेस है उसमें रशिया को कंडेम करने की बजाय सिर्फ पीस की बात की गई है कि भाई हमें अमन चाहिए, लेकिन रशिया को कंडेम नहीं किया गया, ठीक है। थर्ड क्या है जी, अ ट्रेड कॉरिडोर जो है वो बनाने की बात की गई है और उसके एमओयूज जो है वो साइन किए गए हैं। मिडिल ईस्ट को जो है वो लिंक किया जाएगा यूरोप के साथ और इंडिया के साथ, या आप कह लें एशिया के साथ। तो ये जो है BOI जो है प्रोजेक्ट जो है चाइना का, ठीक है जी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका अल्टीमेट जो है वो एक अपोजिट वे दिया गया है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या है जी, इसके में जो सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, जिनको पाकिस्तान में भी रोकने की काफी कोशिश की गई कि किसी तरह वो आधा घंटा ही पाकिस्तान में रुक जाए, लेकिन वो यहां नहीं आए और यहां से डायरेक्टली इंडिया ही गए, ठीक है। तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट को जो है इनिशिएट किया, और ये जो प्रोजेक्ट है यानी कि 3 कॉन्टिनेंट्स को, यूरोप को, अरबों को आपस में मिलाएगा और इंडियन सी पोर्ट्स को आपस में मिलाएगा, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इटली जो है वो BRI से आउट हो चुका है और उसने जो है वो अनाउंस कर दिया कि वो BRI का हिस्सा या चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका हिस्सा नहीं है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग है कि अचानक से इटली जो है कैसे जो है वो पीछे हो गया। ये तो है की सरप्राइजेस, अब इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी प्रेपरेशन के हवाले से थोड़ा सा अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसने बजट 990 करोड़ का बजट जो है या $120 मिलियन का बजट इस इवेंट के लिए रखा था। अब बात समझ रहे हैं कि कितना बड़ा इवेंट होगा कि सिर्फ 990 करोड़ रुपया जो है वो रख दिया गया इसके लिए, समझ गए, इस G20 के इवेंट के लिए। तो इसलिए इस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि 2023 जो है वो सबसे जो टॉप पे जो कंट्री रहा हाइलाइट्स में, जो न्यूज में, वो इंडिया ही रहा है और उसने खुद को मनवाया है इस G20 समिट को कामयाबी से जो है कंडक्ट करके। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से अगर यहां पे बात करें तो क्या हुआ जी, 1,30,000 के करीब जो है सिक्योरिटी पर्सन जो है डिप्लॉय किए गए थे, जिसमें 80,000 जो है पुलिस ऑफिसर से न्यू दिल्ली से। तो काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर आप अंदाजा कर लें, एफर्ट की गई, कोशिश की गई। पूरे साल के इवेंट्स यहाँ पे इंडिया के अंदर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समिट ही था, इससे पहले जो बाकी इवेंट्स थे समिट के वो भी होते रहे हैं। अब समिट की थीम और एग्रीमेंट्स की अगर बात करते हैं तो जो समिट रहा है उसका थीम था 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। और एम्फेसिस दिया गया किस चीज के ऊपर, क्लाइमेट इश्यूज के ऊपर या क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर और ब्लैक सी ग्रेन डील जो है जो दोबारा से रशिया ने हामी भर ली है उसके ऊपर। अब जरा इसको डिस्कस करते हैं जरा सा। देखिए सबसे पहले जब मोटो ही हमें देखने को मिल रहा है कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो किसके साथ है, वो है जी माहौल के साथ या फिर उसका क्लाइमेट चेंज के साथ सारा लिंक है। कि क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो G20 कंट्रीज हैं दुनिया की 80% या 85% जो इकोनॉमी है वो तो सारी इन्हीं की है, फैक्ट्रीज इनकी, सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे, सब यहाँ पे है। तो इसका मतलब यही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज के। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज एक तो यहाँ पे इशू रहा। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को लेके कि ऐसी डेवलपमेंट जिसमें सोसाइटी भी जो है वो अपने साथ एंगेज हो सके और माहौल भी एंगेज हो सके। न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि जब ग्रेट 20 है तो अल्टीमेटली फिर इन्हीं के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इन्होंने ही रोकना है। और ब्लैक सी ग्रेन टीन जो जुलाई के अंदर जो है वो एंड हो गई थी, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से रशिया ने कहा कि भाई हम इसका हिस्सा बनेंगे और हम जो है वो हमारे जो चीजें फुलफिल हो चुकी हैं।
इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 37 पेजेस का जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो यूनानिमसली जो है वो साइन हुआ है और जिसके अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया गया है। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए ये एक ऐसा रहा कि जिसके अंदर किसी लीडर का इख्तिलाफ नहीं रहा। कहा यह जा रहा है कि शायद तकसीम हुई है रशिया के मामले पे कि कुछ कंट्रीज जो है वो चाह रहे थे कि रशिया के ऊपर या चाइना के ऊपर खास करके स्टेटमेंट को इशू की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बैलेंस जो है वो एक कम्युनिकी जो है वो सामने आया है। और इसलिए तनकीद भी हो रही है कि ये जो डिक्लेरेशन है इसने क्या किया जी, डिड नॉट एड्रेस द वॉलेटाइल टॉपिक्स, जैसे कि एग्रेशन की बात की जाए अगर कीव के अंदर या पैलेस्टाइन के इश्यूज के अंदर या कश्मीर के इश्यूज के अंदर, तो इन इश्यूज को यानी वो तमाम बर्निंग इश्यूज जो रियलिज्म में इस टाइम पे एक हिस्सा हैं, जो वॉर की वजूहात बन सकती हैं, जहां पे वॉर तो लगी हुई ऑलरेडी, ठीक है, तो उनको डिस्कस ही नहीं किया गया और यहां पे सिर्फ जो है वो बेनिफिट्स की और बिजनेस की बात की गई और एक आइडियलिस्ट अप्रोच की बात की गई है। और इसमें इसके अलावा क्या जी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एस्टेब्लिश किया गया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो बनाया गया है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन यानी बनाई गई है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के नाम से, जिसका पर्पस क्या है कि ये जो 100 बिलियन इन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था G7 के अंदर भी कि भाई हम क्या करेंगे, 100 बिलियन जमा करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस के नाम के ऊपर, गरीब ममालिक को हम उसका हिस्सा बनाएंगे और उन्हें देंगे ताकि क्लाइमेट को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम बनाया गया है एनर्जी को लेके। अब यहां बात करते हैं जी प्रमोशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि ये इंडिया के लिए सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा स्टार जो है इंडिया को मिले हैं और इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी जो है मानी जा रही है। उसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इंडिया ने अपने आप को जो है वो बताया है, साबित किया है। तो इंडिया जो है वो अगर हम बात करते हैं तो वर्किंग ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है जी, प्रमोट किया टूरिज्म के हवाले से और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के हवाले से पूरे के पूरे इसने अपनी प्रमोशन की। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडिया ने इंटरनली इससे बहुत फायदा हासिल करने की कोशिश की है। एक तो एक्सटर्नली जो है बैरूनी तौर पर अगर हम बात करें वो तो कामयाबी है ही है, जाहिर बात है पूरी दुनिया में जो है इस टाइम पे इंडिया की बात हो रही है इस समिट की वजह से कि पूरी दुनिया के पावरफुल जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये खास तो रहा। लेकिन इंटरनली भी उसने अपने फायदे हासिल करने की कोशिश की कि यहाँ पे अब इन लोगों को ये जो डेलीगेट्स आए हुए हैं इनके थ्रू मैसेज पहुंचाया जाए, टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। इसी वजह से जो G20 की श्रीनगर के अंदर मीटिंग हुई उसका पर्पज ये था कि कश्मीर के अंदर जो है वो लोगों का जो तासुर है कश्मीर को लेकर, दुनिया को लेकर, या पाकिस्तान जो तासुर देना चाह रहा है कि भाई वहां पर बड़ा जुल्म हो रहा है ये वो, तो इंडिया ने उसको काउंटर करने की कोशिश की है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज के लिए यानी FDI के लिए भी बहुत ज्यादा एफर्ट की है, जिसमें वो काफी कामयाब रहा। इसके अलावा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अब नेक्स्ट ईयर जो है 2024 के अंदर इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने हैं और इस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि एक PR कैंपेन है मोदी साहब की, ठीक है, यानी कि एक प्रमोशनल कैंपेन हो रही है जिसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा जो है दुनिया भी इंडिया की तरफ है और इंडिया के इंटरनली भी जो है उस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई मोदी साहब जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से रिकग्नाइज किया या रिकग्नाइज करवाया इंडिया को। नोटेबल एब्सेंसेस की अगर बात करते हैं तो दो ऐसे हेड के स्टेट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं थे इस G20 के अंदर। एक तो चाइनीज प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग साहब जो कि हिस्सा नहीं बने, दूसरा जो है वो रशियन प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे हिस्सा इसका नहीं बने, वो नहीं आए, और थर्ड पे मैक्सिकन प्रेसिडेंट, तीन जो है ये मिसिंग रहे, मैक्सिकन प्रेसिडेंट भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो चाइनीज जो है वो तो आए नहीं क्योंकि वो G20 की जो मीटिंग थी श्रीनगर के अंदर उसके अंदर भी नहीं आए। रशिया का जो अभी आपने देखा कि रशिया का जो समिट हुआ अफ्रीका के अंदर उसमें भी वो शामिल नहीं हुआ क्योंकि उनके जो अरेस्ट वारंट है व्लादिमीर पुतिन साहब के, उनकी वजह से वो नहीं चाहते। लेकिन इसी वजह से जो है वो ब्राजील ने ये बात कही है, उनको एक मैसेज पहुंचाया है कि भाई नेक्स्ट ईयर जो 2024 का जो समिट है ब्राजील के अंदर उसमें व्लादिमीर पुतिन साहब आ सकते हैं, वहां पे उन्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा। तो ये भी काफी एक जो है वो दिलचस्प स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह है कि रशिया को जो है वो रिकग्नाइज किया जा रहा है बावजूद इसके कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है या वेस्टर्न ब्लॉक के इसको कहीं से आइसोलेट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आगे बात करते हैं जी G20 समिट इन इंडिया डिप्लोमेटिक विक्ट्री के इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया ने क्योंकि इसको होस्ट किया और ये बिगेस्ट गैदरिंग है वर्ल्ड की इंडिया के अंदर 40 साल के बाद, ठीक है जी, 40 साल के बाद ये सबसे बड़ी गैदरिंग है। और आप ये कह लेंगे इंडिया जब से बना है ये सबसे बड़ी गैदरिंग ही आप इसे मान लें, क्योंकि इससे पहले जो गैदरिंग हुई थी वो 1983 के अंदर हुई थी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की थी, यानी वो कंट्रीज जो कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं थे। यानी कोल्ड वॉर में एक साइड पे अमेरिका लीड ब्लॉक कैपिटलिस्ट था, दूसरी साइड पे जो है वो सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट ब्लॉक था, ठीक है। तो जो कंट्रीज हिस्सा नहीं थे जैसे इंडिया और जो अफ्रीका कंट्रीज थे, तो उन्होंने कहा कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा हैं, यानी हम ना इस ब्लॉक का हिस्सा हैं ना इस ब्लॉक का हिस्सा हैं। तो ऐसे में इंडिया ने उनको 1983 के अंदर होस्ट किया था, लेकिन क्योंकि वो उस टाइम पे अब भी उनकी कोई हैसियत नहीं है इतनी ज्यादा, तो अब उस टाइम पे भी 1983 के अंदर भी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो इसलिए यही जो इतने बड़े कंट्रीज हैं G20 के वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो यही सबसे बड़ी गैदरिंग आप इसे मान सकते हैं।
तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और डिप्लोमेटिक लाइमलाइट के अंदर जो है वो इस टाइम पे इंडिया ने खुद को प्रेजेंट किया और खुद को आगे दिखाया है। और इसको सम टाइम जो है कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर जो हुआ है, ठीक है, यानी डिप्लोमेसी के लिहाज से दुनिया के टॉप कंट्रीज यहां पे आए हैं, तो अल्टीमेटली ये डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप है जिसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिग्निफिकेंस है और पूरी दुनिया ने इसको जो है वो कवरेज भी दी है और ये काफी ज्यादा अहम रहा है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। अब एजेंडा प्रायोरिटीज की बात करते हैं जो सेट किए गए थे और जिनके ऊपर बातचीत की गई है, जिसमें जो है वो 6 एजेंडाज जो है वो प्रायोरिटी दी गई थी इस 2023 समिट के अंदर की इसमें बातचीत की जाएगी, जिसमें पहले नंबर पे था ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस और लाइफ, ठीक है, इसके ऊपर बातचीत की गई। दूसरा क्या था, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ की बात की गई यहां पे। थर्ड, एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस ऑफ एसडीजीज की बात की गई यहां पे, यानी जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं एसडीजीज के उसको जो है वो बात की गई यहाँ पे। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की 21st सेंचुरी के हवाले से क्या शेप हो सकती है, क्या स्ट्रक्चर, उसके हवाले से। और वुमेन लीड डेवलपमेंट जो है ये एजेंडे के अंदर शामिल था जिसको डिस्कस किया गया। अगर ब्रीफ आउटकम्स की बात करते हैं कि भाई आउटकम्स में क्या रहा, तो सबसे पहली चीज क्या रही जी कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसने G20 समिट को ज्वाइन कर लिया है और परमानेंट मेंबर बन चुका है 2023 के अंदर। तो इन्हीं आपसे पूछा जाए कि अफ्रीकन यूनियन कब जो है उस समिट का हिस्सा बनी G20 का, तो आप बता सकते हैं कि 2023 इंडिया के अंदर जो समिट हुआ उसमें बनी। इसके अलावा एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के नाम से, ठीक है, इन्हीं कंट्रीज के साथ मिलके, जिनका पर्पस क्या होगा, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को सामने लेके आना ताकि ये जो इतने ज्यादा कार्बन पैदा कर रहे हैं, उतना गंद हो रहा है, इससे रोका जाए और क्लाइमेट चेंज को काउंटर किया जाए। इसके अलावा जो न्यू दिल्ली का लीडर डिक्लेरेशन था वो भी कंसेंसस से पास हुआ, यानी कोई भी उसके अंदर तकसीम नहीं हुई, किसी ने अपनी स्टेटमेंट किसी लीडर नहीं दी, बल्कि सबने हामी ही भरी इसके ऊपर। इसके साथ साथ कुछ कंट्रीज जिसका हमने जिक्र किया कि उन्होंने क्या किया, जॉइंट एग्रीमेंट भी यहां पे जो है साइन किया है रेल रोड का बिल्ड करने का और शिपिंग कॉरिडोर्स वगैरह बिल्ड करने का, कि जो लिंक करेगा इंडिया को मिडिल ईस्ट से और उसके बाद यूरोप से। यानी वो जो पुराना टाइम पे एक सी रूट फॉलो किया जाता था या लैंड रूट फॉलो किया जाता था मिडिल एजेस के अंदर, वही रूट जो है दोबारा से होगा। इसको नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ठीक है। और ये जो ग्रुप है इसके अंदर इंडिया शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट शामिल है, जॉर्डन शामिल है, इजराइल शामिल है और यूरोपीय यूनियन शामिल है। तो ये काफी बड़ा ब्लॉक एक जो बनेगा। और मैंने जैसे कहा कि ये जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको काउंटर करेगा चाइना के, और यहां पे क्योंकि अमेरिका की हिमायत भी हासिल है, उसका पर्पस यही है कि किसी तरह से चाइना का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट के अंदर उसको कम किया जा सके और इस ब्लॉक को चाइना के इन्फ्लुएंस से रोका जा सके। तो इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसमें क्या रहा जी, 2022 का जो समिट है ये प्रीवियसली उस लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा कि लास्ट टाइम पे जो है उसमें रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जो है फाइनल डॉक्यूमेंट में बात की गई, लेकिन यहां पे जो है इसको स्किप किया गया। ये कोशिश की गई कि किसी तरह से तनकीद रशिया के ऊपर ना की जाए, बावजूद इसके कि रशिया वॉर में लीड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। डिफरेंट व्यूज यूक्रेन की अगर बात करते हैं तो उस यूक्रेन वॉर के हवाले से अगर आप इसको लिंक करें तो यूक्रेन वॉर के हवाले से यहां पे काफी ज्यादा जो है वो हमें देखने को मिला कि एक तकसीम देखने को मिली, लेकिन फिर भी जो एट द एंड जो फाइनल जो एक आप कह सकते हैं जो चीज सामने आई है उसमें रशिया को एक सेफ साइड दी गई है, सिर्फ इसलिए कि तकसीम जो है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड है अल्टीमेटली। तो अगर हमें गोल्स अचीव करने हैं तो रशिया को निकाला नहीं जा सकता। उसकी वजह देखिए, जब ऐसे अफ्रीकन यूनियन जो है वो 90% किसके साथ है, रशिया के साथ है। इसी तरह से जो मिडिल ईस्ट है वो इस टाइम पे जो है रशिया को किसी न किसी तरह सपोर्ट कर रहा है, चाइना की सपोर्ट है यहाँ पे, और सबसे बढ़ के इंडिया जो है वो सबसे बड़ी ट्रेड जो उसकी वेपन्स की होती है वो रशिया के साथ है। इसलिए जो है कोशिश की गई कि यहां पे रशिया को सेफ एग्जिट दिया जाए, उस तरह से उसको टारगेट न किया जाए। गो के रशियन प्रेसिडेंट ने इसको स्किप किया। और इसी वजह से जो है जब इन्होंने क्लियर स्टैंड नहीं दिया तो यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की, उन्होंने काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि G20 G7 के अंदर तो आपने देखा जापान के अंदर जो है वो कैसे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वहां पहुंचे थे अपने आप को बताने के लिए और सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन यहां पे जो है जब उनको कोई स्पेस नहीं मिली यूक्रेन को, तो यूक्रेन ने फिर तनकीद की कि भाई ये कैसे जो है ग्रेट 20 है जो दुनिया को वॉर में झांका हुआ और कोई बात भी नहीं की। तो ये काफी ज्यादा उनके लिए परेशान कुन बात थी। G20 की अगर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो फिलहाल एक फेलियर ही माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया। गो के एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है, लेकिन फिर भी जो टारगेट रखा गया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से खास करके, वो जो है उन टारगेट्स को मैच नहीं किया गया और एग्रीमेंट्स उस तरह से नहीं हो सके जिस तरह से होने चाहिए थे। यानी क्लाइमेट के ऊपर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट्स क्लाइमेट चेंज को लेकर नहीं हो सके, क्योंकि कोई मुल्क भी जो है वो नहीं चाहता G7 के अंदर या G20 के अंदर कि वो किसी भी तरह से कोई कट करे, यानी कि अपनी कोई इंडस्ट्री को कम करे या किसी तरह से इन चीजों को कम करे, क्योंकि जाहिर बात है उसकी ग्रोथ के ऊपर इसका असर पड़ता है।
लेकिन इसके साथ साथ G20 ने क्या कोशिश की है, ये कोशिश की है कि हम क्या करेंगे जी, हम जो ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी है इसको ट्रिपल करेंगे, 3 गुना ज्यादा कर देंगे, और फिर तब जाके अगर कहीं ना कहीं जो है ये इशू सॉल्व होता है क्लाइमेट चेंज का, या कम होता है, थोड़ा सॉल्व तो खैर नहीं हो सकता, कम होगा, जाहिर बात है। इसके साथ साथ कहा गया कि जो इमिशन है वो हम कम करेंगे 2025 तक, और लिमिट हमने कोशिश की है कि 1.5 डिग्री ही रहे 2025 तक सेल्सियस तक, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको 1.5 से ज्यादा हम नहीं होने देंगे, हम ये कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हो सका फॉसल फ्यूल्स को लेके इस समिट के अंदर, तो इसलिए ये भी काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है। तो अब आगे जब समिट होगा क्लाइमेट का, तो फिर इसमें देखेंगे कि भाई किस तरह से चीजें आगे लीड करती हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडिया के लिए मजीद इसमें क्या है जी, इसमें स्पाइस रूट जो है उसकी बात की गई है, और इसराइल के साथ जो हालात को नॉर्मलाइज करने की बात की है मिडिल ईस्ट की तरफ से भी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अब जो स्पाइस रूट है, स्पाइस रूट एक्चुअली में क्या है कि जो मिडिल एजेस थी, ठीक है, जो लेटर मिडिल एजेस थी, जिस टाइम पे जो हमने देखा कि वास्को डी गामा या बाकी लोगों ने एक जो है वो रूट फाइंड आउट कर लिया था, सी रूट फाइंड आउट किया था इंडिया का, क्योंकि यहां से मसाले वगैरह लेके जाए जाते थे और लैंड रूट के थ्रू वो काफी ज्यादा लंबा डिस्टेंस पड़ता था और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी, और उस कॉस्ट की वजह से जब समंदर का रास्ता मिला तो फिर यहां पे सारे के सारे जो है वो वेस्टर्न पावर्स आ गई, और वेस्टर्न पावर्स में पुर्तगीज आए, फ्रेंच आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ये सारे का सारा फिर आया, तो वही जो है ये वो क्या था, वो स्पाइस रूट था, यहां से मिर्च मसाले इंडिया से लेके जाए करते थे। तो अब वही उससे दोबारा से इसको बिल्ड किया जाएगा, और ये जो पूरे का पूरा एक कनेक्टिविटी बनाई जाएगी यूरोप तक की, यानी इसमें यूरोप शामिल होगा, मिडिल ईस्ट शामिल होगा, इंडिया शामिल होगा। पहले भी यही था सारे का सारा रूट, तो अब दोबारा से जब होगा तो उसको मॉडर्न डे स्पाइस रूट का नाम दे दिया गया है कि भाई ये सारे का सारा इंडिया से स्टार्ट होगा, फिर यहां से जो है वो कहां जाएगा जी, रेल रूट के थ्रू और समंदर के थ्रू जाएगा मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट से जो है वो होता हुआ वहां से फिर आगे चला जाएगा यूरोप के अंदर। तो ये वही पुराना रूट बहाल होगा, और ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होंगे, रेलवे के प्रोजेक्ट्स होंगे, पोर्ट्स होंगी, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स होगा, डेटा नेटवर्क्स होंगे, हाइड्रोजन पाइपलाइंस होंगी। तो आप इन प्रोजेक्ट्स को देख के अंदाजा कर लें जिसके एमओयू साइन हो चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होने लगा है, कि जिसमें हर तरह की जो है कनेक्टिविटी बनाई जाएगी इस जो स्पाइस रूट है इससे, जिसको मॉडर्न डे स्पाइस रूट का नाम दिया गया है, कि इंडिया से लेके जो है यूरोप तक पूरी की पूरी कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, वही कनेक्टिविटी जो BRI के थ्रू जो है वो चाइना जो है यही करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यही जो है वो इंडिया भी करेगा उसके मुकाबले में। इससे होगा क्या कि इससे इंडिया और यूरोप की जो ट्रेड है वो 40% इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पूरे का पूरा और बहुत ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी वो तो होंगी, लेकिन साथ साथ इनकी जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो भी अल्टीमेटली बहुत ज्यादा जो है वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ इसमें क्योंकि इजराइल को भी शामिल किया गया, जो कि मुस्लिम कंट्रीज के लिए, खास करके पाकिस्तान के लिए तो कंसर्निंग है, और ये पाकिस्तान के लिए ही कंसर्निंग है, क्योंकि अब आप देख लें कि दुनिया के जो डायनेमिक्स हैं, जो पावर डायनेमिक्स हैं, वो कैसे बदल रहे हैं, जिसको हम जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कह रहे हैं बार बार कि भाई ये चेंज हो रही हैं चीजें, कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सिर्फ अमेरिका जो है वो दुनिया की सरबराही कर रहा था, लेकिन अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें देखने को मिल रही है, कि इंडिया जो है अब वो अपनी इकोनॉमी की वजह से गल्फ कंट्रीज को, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरेबिया को भी इंगेज कर रहा है साथ में कि वो इजराइल के साथ काम करेगा, यूएई को भी इंगेज कर रहा है कि वो साथ में काम करेगा, और साथ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी जो है वो बिहाइंड द डोर्स मौजूद है, कि भाई पाकिस्तान, ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान के भी अगर इंडिया के साथ हालात बेहतर होते हैं, जो एक ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है, तो उसके नतीजे के तौर पे फिर पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरेबिया और ये सारे के सारे फिर साथ में कोशिश करेंगे कि जो इजराइल है उसके साथ हमारे ताल्लुकात जो है बेहतर हो सके, और हम भी जो है वो इसी तरह से इस ब्लॉक का हिस्सा बन सकें। कोशिश यही की जा रही है, और हमें चाइना से आइसोलेट करने की कोशिश भी की जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि हम एक बैलेंस अप्रोच अपनाएं, चाइना के साथ भी बेशक रहें, लेकिन इंडिया के साथ जो हमारे हालात खराब है उनको सेट कर दें। और उसमें आपने देखा पिछले दिनों काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी सामने आई कि भाई यूएई जो है वो इंडिया के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट दी जाए, इस शर्त के ऊपर कि यहां पे वो गवर्नमेंट आए जो गवर्नमेंट जो है इस पूरे के पूरे सिस्टम को सपोर्ट करे, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करे, जिसमें इंडिया जो है वो हमें लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी रही है। अब यहां पे आप देखिए, सिर्फ आपको अंदाजा होगा कि जो G20 के कंट्रीज हैं ये कितने ज्यादा पावरफुल हैं, किस तरह के G20 की जो कंट्रीज हैं 85% इकोनॉमी इनकी है, 85%। तो पीछे कितनी बची, सिर्फ 15% इकोनॉमी जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक की है। तो इसका मतलब दुनिया में हम ये कह रहे हैं कि 205 कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, तो 205 कंट्रीज में से सिर्फ 20 कंट्रीज हैं जिनके पास ये दुनिया की सारी इकोनॉमी है। और उसमें आप देख लें कि यहाँ पे पहले नंबर पे यूएस खड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स,
तकरीबन 26% की इकोनॉमी दुनिया की इसकी है। उसके बाद 18% की आप ये कह लें यहाँ पे चाइना की है, यानी पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे जो है वो यहाँ पे हमें चाइना देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे हमें ईयू की इकोनॉमी, यूरोपीय यूनियन की देखने को मिल रही है सबसे स्ट्रांग, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जापान है, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस, कनाडा, और फिर यहाँ पे इंडिया भी जो है वो अब तकरीबन 3.5% के साथ मौजूद है। तो अल्टीमेटली दुनिया को इससे गर्ज नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इससे गर्ज नहीं है कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये सारी की सारी वॉर का हिस्सा हैं, या ये चीजें उनके इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं है जो बड़ी बड़ी इलीट जो है एरिस्टोक्रेटिक जो है ऊपर बैठे हुए हैं। तो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है सारी की सारी, दुनिया को इलीट क्लास ही जो है वो रूल कर रही है इस टाइम पे। तो अल्टीमेटली उनको इंडिया की इकोनॉमी से गर्ज है, ठीक है। तो इसलिए अब इसी तरह से रशिया की इकोनॉमी भी आप देख लें, उसके ऊपर तनकीद नहीं की गई, लेकिन उसकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल है। तो ये वो सारे कंट्रीज हैं जो कि G20 का हिस्सा हैं, और 85% सारी इकोनॉमी जो है वो इनके कंट्रोल में है, और सिर्फ 15% इकोनॉमीज के कंट्रोल में है। तो अगर लेट सपोज हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर G20 का हिस्सा नहीं बनता और इसको आगे नहीं लेके जाता, पाकिस्तान सीरियस नहीं लेता, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान 85% की मार्केट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। 85% की मार्केट से डायरेक्टली बाहर हो जाएगा, इनडायरेक्टली तो हासिल कर रहा है। तो अगर हम यहां पे शामिल होते हैं, जाहिर बात हमें फायदा भी होगा, लेकिन हमें साथ में अपने फंडामेंटल्स को भी देखना पड़ेगा। अब ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइनीज एब्सेंस यहां पे रही है। अब चाइनीज एब्सेंस को थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करते हैं, देखिए चाइना जो है वो इसके अंदर नहीं आया, क्योंकि चाइना अपने आप को ये बता रहा है, या दुनिया के लीडर्स को ये बता रहा है कि भाई मेरी अपनी एक हैसियत है, और अगर मैं नहीं आऊंगा तो एक न्यूज बनेगी, जिसको हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं, कि ये चाइना का ना आना एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। खास बात है ना कि चाइना ने कहा मैं नहीं आऊंगा। कोई आम मुल्क होता कहता नहीं आऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना जो है दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी, वो इस G20 के अंदर शामिल नहीं हुआ। इसका मतलब कि हम अगर दुनिया को ये देखें कि भाई ये बहुत अच्छा हो गया, सब अच्छा अच्छा होगा, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि जो असल मुकाबला है वो अमेरिका का है जो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, और दूसरी साइड पे चाइना का है जो दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी है। तो इसका मतलब जब चाइना नहीं आया, अमेरिका आया इंडिया के साथ, तो इसका मतलब चाइना के ना तो अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर है, ना इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशंस आगे भी ऐसे ही रहेंगे। ये सिग्नल है इस चीज का कि भाई हम अपने फंडामेंटल्स के ऊपर, चाइना ये बताना चाह रहा है, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, यानी ना हम अमेरिका के साथ बैठेंगे उस तरह से जहां पे 100% जो है इनकी गैदरिंग हो, और ना ही हम इंडिया के साथ जो है अपने रिलेशंस को उस तरह से बेहतर करेंगे, क्योंकि इंडिया और अमेरिका जो है ये सारी की सारी गेम कहां पे हो रही है, जियोपॉलिटिक्स की इंडो पैसिफिक के अंदर हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अब चाइना जो है यहां मुंह उठा के आ जाए और यहां पे इंडो पैसिफिक के अंदर इसको काउंटर किया जा रहा हो, ब्लॉक किया जा रहा हो, इसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हो। तो इसका ये रिस्पांस है उन चीजों का कि भाई अगर आप हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, हमें काउंटर करेंगे, इंडो पैसिफिक के अंदर हमारे अगेंस्ट में स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, तो फिर हम भी आपकी बैठक में शामिल नहीं होते, हम भी दुनिया को तकसीम करके ही रखेंगे, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे हमारे पास 4 डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। एक क्या है, चाइना पाकिस्तान वर्सेस यूएस इंडिया, जो पहले था, पहले से मुराद आज से 2 साल पहले हम इसे काफी पावरफुली देखते थे कि भाई जो चाइना है वो इंडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इंडिया यूएस के साथ खड़ा है। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान को तो खुद नहीं पता कि वो चाइना के साथ खड़ा है या यूएस के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान खुद जो है डोलती कश्ती है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब होता है आपने कॉन्शियसली जो है ये कहा, या आप ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली आप ये कह रहे हैं कि आप इसके साथ भी शामिल हैं जैसे इंडिया कहता है, और आप इसके साथ भी, यानी यूएस के साथ भी और चाइना के साथ भी। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा ही है। तो हमें तो खुद पता ही नहीं है कि हमें यूएस अपनी तरफ खींच रहा है, चाइना अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसलिए हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये पहले साल पहले था कि चाइना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया यूएस, और ये जो जियोपॉलिटिक्स है इंडो पैसिफिक के अंदर, खास करके मिडिल ईस्ट में हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। अब यहां पे चीजें चेंज हो रही हैं। कैसे? अब चाइना एक साइड पे है, अब चाइना है, चाइना वर्सेस ईरान सऊदीया, जिसकी डील चाइना ने करवाई है, एंड रशिया। अब ये हमें कहीं ना कहीं एक ब्लॉक, हम ये कह रहे थे कि ये ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना ने क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की रिकॉन्सिलेशन करवाई और रशिया के साथ भी उसके ताल्लुकात बेहतर हैं, तो ये हमें चाइना, ईरान, सऊदीया या मिडिल ईस्ट आप कह लें, चाइना, मिडिल ईस्ट और रशिया का एक ब्लॉक देखने को मिल रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब हम देख रहे हैं कि फिर हम पाकिस्तान को देखते हैं, तो पाकिस्तान वर्सेस चाइना एंड मिडिल ईस्ट, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ भी बहुत अच्छे हैं और मिडिल ईस्ट के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन ये थे, अब ये पास्ट हो चुका। अब कंडीशन हम यहां देख रहे हैं कि इंडिया एक साइड पे है, यूएस उसके साथ है, यूरोपीय यूनियन उसके साथ है, रशिया उसके साथ है, सिर्फ चाइना उसके साथ नहीं है, और पाकिस्तान ना चाइना के साथ है और ना अमेरिका के साथ है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान इस टाइम पे किसी के साथ नहीं है, वो अपने ही इंटरनल स्ट्रगल्स जो है उनको लेके इस टाइम पे फाइट कर रहा है। तो हमें दूसरी साइड पे अब जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो इस टाइम पे इंडिया देखने को मिल रहा है, जो वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ जिसका झुकाव ज्यादा है इस टाइम पे,
गो के रशिया की तरफ पहले था, लेकिन अब इंडिया को समझ आ रही है कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जो कल्चरली उनके जो अब ज्यादा चीजें हो रही है, जैसे अब देखिए यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के हैं, इस तरह आईआईटीज के जो हेड बड़े पढ़े लिखे हैं वो सारे बाहर के ममालिक में बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली वेस्टर्न ब्लॉक में अब जो है वो चीजें ज्यादा इंडिया की अलाइन कर रही हैं फ्यूचर में, तो सिनेरियोस बदल रहे हैं। अब इंडिया बैलेंसिंग एक्ट ऑफ रशिया एंड वेस्ट कि इंडिया कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से बैलेंस किया जा सके, यानी मुतवाजन जो है वो किया जा सके, किसको, इन दो ब्लॉक्स को, कि एक साइड पे उसे रशिया को भी चूज करना है और दूसरी साइड पे वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा भी बनना चाह रहा है अमेरिका के साथ में, ठीक है। लेकिन अब हमें ये चीजें देखने को मिल रही है कि चीजें शिफ्ट हो रही हैं। कोशिश अभी तक यानी 2023 तक फिलहाल बैलेंस ही है। बैलेंस ना होता तो रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट जरूर आती, लेकिन स्टेटमेंट ना आना इंडिया की इस बात की तायद है कि वो इसके साथ भी बना के रखना चाहता है और इसके साथ भी। हाँ, फ्यूचर में वो कहां जाएगा ये चीजें देखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि वेस्टर्न ब्लॉक को और यूक्रेन और रशिया को साथ लेके चले, ठीक है, उसकी कोशिश ये है। और जो G20 है उसमें उसकी कोशिश जो है वो यही रही है कि एक बैलेंस जो है वो अप्रोच को लेके चलेगी। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम ये देख रहे हैं तारीखी तौर पे रशिया जो है उसकी अलायंस रही है इंडिया के साथ काफी ज्यादा वॉर्स के अंदर भी, जैसे 1965 की वॉर में पाकिस्तान इंडिया की वॉर में रशिया ने सपोर्ट किया, 1971 में सपोर्ट किया। तो इसका मतलब रशिया जो है उसने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है इंडिया को, ये हिस्ट्री में है। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो चीजें मुख्तलिफ हो रही हैं। चैलेंजेस एंड जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफेंस परचेज है इंडिया की, अगर हम बात कर रहे हैं जो रशिया के साथ, वो डिक्रीज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब ये हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि माजी में तो हमने देखा कि फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन मुस्तकबिल में हमें चीजें मुख्तलिफ दिखने को मिल रही हैं कि अब वो डिक्रीज हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता पास्ट डिकेड की बनिस्बत। क्यों? क्योंकि अब वो वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ ज्यादा जा रहा है। कौन? इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ जैसे ज्यादा जा रहा है और कोशिश की ये है जैसे उसने फ्रांस से राफेल वगैरह इस साल परचेज की, इसी तरह से जो उसका अमेरिका का टूर रहा मोदी साहब का वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। तो अब वो इन ब्लॉक्स की तरफ ज्यादा देखने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके अलायंस मौजूद हैं, ठीक है। तो अब चीजें मुख्तलिफ यानी आने वाले टाइम पे बदल रही हैं। शिफ्ट टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेट पावर गेम जो है इस टाइम पे वो सारी के सारी इंडो पैसिफिक के अंदर है। जितनी भी इस टाइम पे जो गेम है वो सारी इंडो पैसिफिक के अंदर लगी हुई है, जहां पे दुनिया का जो फ्यूचर है वो डिपेंड कर रहा है और इन्हीं कंट्रीज का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है कि इंडो पैसिफिक जो है वहां पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसे जरूर देखिए ताकि आपको समझ आए कि वहां की पॉलिटिक्स क्या है। और अब सारी चीजें चेंज हो रही है क्योंकि इंडो पैसिफिक के अंदर देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया जो है वहां पे चाइना को टक्कर दे रहा है और रशिया को दे रहा है, और स्पेसिफिकली इस टाइम पे चाइना सबसे बड़ा कंसर्न है अमेरिका का। इसलिए जो है इंडो पैसिफिक के अंदर यूएस, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया वगैरह मिलके जो है इंडिया के साथ अलायंस बना रहे हैं और चाइना को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी सारे कंट्रीज मिलके चाइना को कंट्रोल कर रहे हैं। कहां पे? इंडो पैसिफिक के अंदर, इस रीजन के अंदर पूरी कोशिश है इनको कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए अब इंडिया जो है उसकी हिकमत अमली बदल रही है, उसकी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन की वजह से। क्योंकि जो इंडिया की कोलैबोरेशन है वो किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ है, फ्रांस के साथ है, जापान के साथ है, यूएस के साथ है। ये सारे वो कंट्रीज हैं जो वेस्ट का हिस्सा हैं, जो वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हैं अल्टीमेटली। तो फिर इन वजह से जो है अब इंडिया आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहा है रशिया से, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब चाइना के साथ जो रिलेशंस है वो कोई इंडिया के बहुत अच्छे नहीं है और यही अमेरिका को बहुत ज्यादा सूट करते हैं कि उसके साथ रिलेशंस अच्छे ना हो। अब इंडिया के अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं तो इंडिया फ्यूचर में जो है हम ये देख रहे हैं कि उसके जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो बढ़ रहे हैं, बायलैटरल रिलेशंस वेस्ट के साथ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए पॉसिबिलिटी यही है कि रशिया के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो अब कम होंगे, ठीक है, कमी की तरफ जाएंगे। और जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है इंडिया के, अब वो बता रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ बढ़ेगा और उसका हिस्सा बनेगा। तो माजी में तो रशिया का हिस्सा रहा, लेकिन फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट ही इंडिया के लिए उसका फ्यूचर है। अब अगर G20 समिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा, जिसको पाकिस्तान को काफी ज्यादा कंसर्निंग रहा पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए खास करके, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना किसका हिस्सा है जी? BRI का हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड का। उनका जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट है वो है CPEC, जिसपे हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और हो रही है और काम हो रहा है। तो इसी के मुताबिल एक प्रोजेक्ट जो है G20 में सामने आया है और वो क्या है जी? ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है टू लिंक इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोपीय यूनियन, जिसका हमने जिक्र भी किया। तो अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा कंसर्निंग है। इसका मतलब ये है कि BRI को जब काउंटर करेगा तो पाकिस्तान के CPEC को भी अल्टीमेटली काउंटर करेगा। तो हम जहां मार्जिन ले सकते थे शायद हमारा मार्जिन वहां पे अब उस तरह से ना हो, और क्योंकि हम इंडिया से दूर हैं तो हम इससे उस तरह फायदा भी नहीं उठा सकते। तो रेल और शिपिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर बना रहा है, ठीक है, जिसमें सऊदी अरब, इंडिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय यूनियन जो है वो शामिल होंगे। इसके अंदर जो है क्या होगा जी? एनर्जी के प्रोजेक्ट्स और बाकी टेक्निकल कनेक्टिविटी जो है वो की जाएगी और ट्रेड को बूस्ट किया जाएगा यहां पे।
और ये किसके लिए है? ये चाइना के जो एम्बिशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए है। इसका बेसिक जो पर्पस है वो यही है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, वो इस पे ऊपर काफी ज्यादा खुश है और फार रीचिंग इन्वेस्टमेंट वो इसको समझते हैं, क्योंकि उनको एक काउंटर मिल रहा है चाइना के सीपैक के हवाले से कि उसका प्रॉफिट कम करने के लिए, जाहिर बात है, तो इसलिए काफी ज्यादा अमेरिका इसके ऊपर खुश है कि ये अच्छी बात है। और पाकिस्तान को कंसर्न है, पाकिस्तान को चाइना के साथ कंसर्न्स हैं। अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और कनेक्टिविटी की अगर इसमें बात करते हैं तो ये क्या होगा, इससे मिडिल ईस्ट जो है वो और जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो क्लोज आ जाएगा एशिया के, यानी कि आप ये कह लें कि एक साइड पे एशिया है, उसकी कनेक्टिविटी बन रही है किसके साथ? यूरोपीय यूनियन के साथ, और बीच में मिडिल ईस्ट जो है वो अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी भी चेंज हो रही है अल्टीमेटली। तो यहां पे क्या होगा, ये रीजन क्या करेगा जी, कनेक्टिविटी का हब बनेगा, और जिसमें एंड टू एंड अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस साइड से वो इंडिया है, ठीक है, और इस साइड पे इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज हैं, और बीच में मिडिल ईस्ट है। तो मिडिल ईस्ट इस टाइम पे जो है वो हर एक की निगाहों का मरकज है, इंडिया की निगाहों का मरकज, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो यूरोप की निगाहों का मरकज, अमेरिका की निगाहों का मरकज, इसी तरह से चाइना जो है उसकी निगाहों का मरकज भी मिडिल ईस्ट है इस टाइम पे। और पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली माजी में बहुत जबरदस्त यहां पे एंजॉय करता रहा प्रोटोकॉल मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन अब जो हालात हैं, जैसे पाकिस्तान ने मिन्नतें की जो हाईनेस साहब हैं उनकी, क्राउन प्रिंस की, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए, ठीक है, हमारी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसको देख के, तो ये मैसेजेस हैं कि पाकिस्तान के लिए अब यहां पे स्पेस नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ना ये कश्मीर के ऊपर कोई बोलता है ये कंट्रीज। इसी तरह से ओआईसी में अब आप देख लें कि ओआईसी आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट की तरफ, यूरोप की तरफ जाएगी, और उससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने लगा। पाकिस्तान खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, और नतीजे के तौर पे इंडिया को उसने स्पेस प्रोवाइड की, और जो है वो इंडिया फिल कर रहा है, इसी तरह से यूरोप जो है फिल कर रहा है। तो हम वहीं बैठे हुए और देख रहे हैं कि अब क्या होगा, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी इकोनॉमिक काउंसिल है, शायद वहां पे जो गल्फ कंट्रीज है वो इन्वेस्टमेंट करें, तो अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो अपनी किसके ऊपर करेंगे जी, अपनी विल के ऊपर करेंगे कि उन्हें ये चीजें हम देंगे, उनकी ये बातें मानेंगे तब करेंगे, चाहे वो हम पब्लिकली माने या ना माने। और जैसे मैंने कहा कि जो बाइडेन साहब हैं वो काफी ज्यादा इससे खुश हैं कि भाई ये जो एक्टिविटीज है ये आगे लेके जाएंगे क्लीन एनर्जी की तरफ, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, और इंप्रूव करेंगी कनेक्टिविटी को और दुनिया को लिंक कर देंगी, और चाइना को इन्हीं साइड पे कर देंगी। और ये गेम चेंजर इसको समझा जा रहा है, जैसे हम सी पैक को गेम चेंजर कहते हैं बीआरआई के हवाले से, इसी तरह से ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए अब जो है वो गेम चेंजर होने जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको एक चैलेंज देगा, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इस टाइम पे एशिया सबसे आगे है, उसके साथ अफ्रीका में उसकी कोशिश है और यूरोप में कोशिश है। अब यूरोप में जैसे इटली पीछे हुआ, तो ये एक मैसेज है चाइना के लिए कि भाई इसका मतलब ये है कि यूरोप के वो ख्वाब न देखे, यानी जो चाइना है यूरोप में शायद उस तरह से अपना इन्फ्लुएंस यहां पे नहीं ला सकता। एशिया के अंदर इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन एशिया के अंदर इसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया मौजूद है, ठीक है। और अफ्रीका के अंदर भी इस टाइम पे जो है कोशिश की जा रही है, जैसे इंडिया के अब वहां पे रिलेशन बेहतर हुए हैं, तो अल्टीमेटली अफ्रीका और इंडिया, इन दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर, सॉरी एशिया के अंदर जो है वो इंडिया काउंटर करेगा चाइना के इन्फ्लुएंस को, ठीक है। सिर्फ एशिया के अंदर कहीं ना कहीं अगर कहीं रहेगा, और यूरोप जो है वो फिलहाल वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है और वो कोशिश कर रहा है कि वो बैलेंस ही बनाए रखे। अब देखते हैं आगे क्या जो है इसका बनता है। और अगर हम यहां पे ये देखते हैं एट द एंड के भाई जो यूएस है उसके क्या इंटरेस्ट हैं अल्टीमेटली इस डील के अंदर, ये डिप्लोमेटिक डील जो है ये G20 उसके लिए क्या आउटकम रहा, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए रहा अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया को एक पावरफुल कंट्री बना दिया, ठीक है, अपने अलायंस की वजह से, अपनी सपोर्ट की वजह से, इसको इतना ज्यादा मीडिया कैंपेन देने की वजह से। तो अल्टीमेटली अब दुनिया जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर इंडिया को देखती है यहां पर, और एक थर्ड पावर के तौर पर देख रही है। तो जब ये थर्ड पावर है इंडिया, तो ये जिस रीजन के अंदर है उस रीजन में सबसे ज्यादा थ्रेट किसके लिए है, चाइना के लिए। तो इसलिए इंडिया जो अमेरिका है अल्टीमेटली वो वैसे ही इससे फायदा हासिल कर रहा है कि वो जितना ज्यादा इंडिया पावरफुल होता जाएगा उतना ज्यादा चाइना के लिए थ्रेट इंक्रीज होते जाएंगे, और अमेरिका के लिए चाइना के जो थ्रेट है वो कम होते जाएंगे। तो इसलिए अब इंडिया यहां पे पावरफुल हो रहा है अल्टीमेटली, तो इसका मतलब ये है कि चाइना के लिए जो चाइना का जो थ्रेट है अमेरिका को वो कम होता जा रहा है। इसलिए अमेरिका यहां पे खुश है इन चीजों को लेके कि भाई बहुत अच्छा है, हम चाइना को आइसोलेट करें और उसे पीछे करें, उसके जो अटेंडेंस भी नहीं थी, तो अल्टीमेटली उससे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मेजर जो है वो की टेक अवेज थे जो इस समिट में हमने देखे हैं। फिलहाल यहां पे पाकिस्तान कहीं पे फिट नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। अब अगर कुछ हम मजीद जो है वो की टेक अवेज को डिस्कस करते हैं यहां समिट के अंदर जाते जाते, तो उसमें हम देखते हैं जी उर्दवान साहब जो है उन्होंने F-16 जो है वो बाइडेन साहब से साइड मीटिंग में डिस्कस किए हैं, और उनकी कोशिश ये है कि भाई हमने जो F-16 की जो डील थी हमारी वो डील कंप्लीट हो, क्योंकि टर्की ये चाहता है कि F-16 जो है वो उनको मॉडर्नाइज करे और उनकी किट्स जो है उसे मिले, और 6 बिलियन की डील जो है उसकी हो रही है, और 40 जेट्स
किट्स और 79 वॉर प्लेन्स जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से उसे मिल जाएं, लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी की जा रही है कि भाई ये अंकारा को या टर्की को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये शर्त इसलिए रखी गई थी कि भाई नेटो को स्वीडन के अंदर जो है वो वेलकम करेगा टर्की। एक तो ये इसमें हुआ। इसके अलावा जो मोदी साहब हैं उनके लिए जो हिस्टोरिक इवेंट रहा G20 का, उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो कंसर्न शो किए जा रहे हैं। तो संग थैंक्स मोदी, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा शुक्रिया अदा किया है। ठीक है जी, ऋषि संघ जो है उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतना अच्छा इवेंट यहाँ पे करवाया। रशिया कंडीशन अगर ब्लैक सी की करें तो वो भी यहाँ पे G20 के अंदर उसकी बातचीत भी हुई है, और इसी वजह से रशिया को तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया। यही वो सबसे मेजर कॉज है कि आपने देखा जुलाई के अंदर रशिया ने जो है वो ब्लैक सी ग्रेन डील जो थी, जिसके थ्रू उसने जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज को और बाकी जो है साउथ एशियन कंट्रीज को गल्ला प्रोवाइड करना था, ठीक है, और साथ में जो फर्टिलाइजर्स वगैरह थे वो प्रोवाइड करने थे, लेकिन उसने वो बैन कर दिया, बंद कर दिया था और इस प्रोजेक्ट डील से बाहर आ गया था। तो अब जो है जब उसकी बातें मान ली गई हैं तो इसलिए रशिया दोबारा से जो है वो ब्लैक सी ग्रेन डील के अंदर वापस आ चुका है। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने इस बात को श्योर किया है कि भाई मॉस्को जो है वो वापस आ चुका है, क्योंकि उसकी कंडीशंस जो है वो ग्रेन्स के हवाले से और फर्टिलाइजर्स के हवाले से वो पूरी हो चुकी हैं, जो कि जुलाई के अंदर उन्होंने खत्म कर दी थी। ये इसमें इंपॉर्टेंट रहा। इसके अलावा जो मोदी जो है उन्होंने इसमें प्रपोज किया है वर्चुअल समिट को कि भाई ये जो सारी बातें यहां पे हुई हैं G20 के अंदर, अब इन बातों को क्लोज अप करने के लिए, ठीक है, डील को जैसे क्लोज किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वर्चुअल समिट कर सकते हैं G20 का, ठीक है, जिसमें नवंबर में, और उसमें हमने यहां पे जो बातें की हैं उसको मजीद जो है वो पावरफुल कर सकते हैं। तो देखिए, इंडिया यानी किसी भी सूरत में चीजों को जाने नहीं दे रहा कि भाई अब हो गया तो बात खत्म, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैक्रोन साहब जो हैं जी, उनकी अगर बात करें तो G20 कंसेंसस डिक्लेरेशन के ऊपर वो भी काफी खुश रहे, यानी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन साहब, वो काफी खुश रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ कि हमने जो है वो कोई तकसीम पैदा नहीं हुई, बल्कि हमने मिल के जो है वो क्या किया जी, इस प्लेटफॉर्म को यूज किया, और कोशिश यही है कि बैलेंस एक बना रहे यहां पे। जापान के पीएम साहब जो हैं उन्होंने बात की है जी कैबिनेट को रीशफल करने की, वहां पे कुछ क्राइसिस चल रहे हैं जापान के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि वो क्या करेंगे, रीशफल करेंगे, और जो पैकेज है उस पैकेज के हवाले से उन्होंने बात की कि इकोनॉमिक मेजर्स भी लिए जाएंगे बेहतरी के लिए। इसके साथ साथ जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है लेवरोन साहब, उन्होंने भी थैंक्स किया ग्लोबल साउथ का कि यूक्रेन की पोजीशन के ऊपर, और इसी वजह से देखिए जैसे मैंने कहा कि ग्रेन डील क्योंकि अफ्रीका को जानी थी, ये सारा गल्ला अफ्रीका को जाना था, तो अफ्रीका ने और इंडिया ने प्रेशराइज किया अमेरिका को या बाकी कंट्रीज को कि भाई आप रशिया के हवाले से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे जो है वो ग्रेन डील से आउट हो जाए और हम भूखे मर जाएं। तो इसलिए उन्होंने जो है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा खुशी का इजहार किया है कि भाई रशिया जो है, जो अफ्रीकन नेशंस हैं, उन्होंने जो है वो अपना स्टैंड लिया रशिया के हक में। इसी तरह से जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कंसर्न शो किए हैं कि चाइना जो है उसके अंदर नहीं आया तो इससे बेहतर नहीं हुआ, उनका कहना था कि चाइना को शामिल होना चाहिए था। साथ में उन्होंने इस बात के ऊपर कंसर्न शो किया कि चाइना जो यूके के जो इंटरनल हालात हैं उनके अंदर भी ये कहा जा रहा है, इल्जाम लगने की कोशिश हो रही है कि वहां पर भी अपना रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कुछ जासूस वगैरह जो है पकड़े गए हैं और जो चाइना के हैं, तो इल्जाम लगाया जा रहा है। इस वजह से यहां पर उनको पॉइंट आउट किया गया कि भाई आप अच्छा नहीं कर रहे, हमारे इंटरनल जो है वो ताल्लुकात के अंदर या इंटरनली जो है हम इन्फ्लुएंस आप कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है उसने एनर्जी कोऑपरेशन के जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट जो है वो साइन किए हैं, एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, हाइड्रोजन को लेके, और साथ में ग्रिड इंटरकनेक्शंस को लेके। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा एनर्जी के हवाले से, क्योंकि इंडिया को इसी चीज की जरूरत है जो कि अब सऊदी अरब जो है वो उसे प्रोवाइड कर रहा है, यूएई से प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में सऊदी अरब के साथ भी डील हुई और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। मजीद अगर हम देखते हैं तो जो साउथ कोरिया है उसने भी ये बात कही है कि वो रशिया के लिए, जो यूक्रेन वॉर के लिए जो है वो 2 बिलियन मजीद जो है वो 2025 तक देगा। तो ये यानी कि पहले भी 300 बिलियन दे चुका, तो अब मजीद जो है साउथ कोरिया उनकी मदद करेगा। इसके साथ साथ जो उर्दवान साहब हैं और जो मिस्र के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी भी आपस में मीटिंग हुई है, और उन्होंने भी साइड लाइन पे जो है वो डिस्कस किए हैं बायलैटरल टाइज को, एनर्जी कोऑपरेशन को, और रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है इनकी तरफ से भी। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक साहब, ये और इनकी जो बीवी साहिबा हैं, इन्होंने विजिट किया है हिंदू टेंपल्स का, और काफी ज्यादा जो है वो शुक्रगुजार रहे हैं इस बात के ऊपर मोदी साहब के कि भाई आपने हमें इतना अच्छा वेलकम दिया। जाहिर बात है उनके लिए ग्रेस की बात है कि यूके जो है वो इतना बड़ा कंट्री और इतना पावरफुल कंट्री और उसका प्राइम मिनिस्टर इंडियन हो, तो काफी ज्यादा उनके लिए ग्रेस की बात है। इसके साथ साथ इंडिया ने जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राजील को ऑफिशियली जो है वो दे दी है, क्योंकि अब 2024 का जो समिट है वो ब्राजील के अंदर होगा, रियो डी जेनेरियो के अंदर होगा, तो इसलिए उनको जो है वो ऑफिशियली ये दे दी गई है।
इसके साथ साथ जो मोदी साहब हैं उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए ताकि वो मल्टीलैटरली काम करें, जैसे आईएमएफ है इसी तरह के जो है मजीद जो है वो बनाए जाए इदारे ताकि वो हेल्प कर सके और दुनिया को आगे ले जाने में उनको आगे यानी पूरे का पूरा एक ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए जो बैंक्स की जरूरत होती है वो यहां पे पूरी की जा सके। इटली जो है उसने जर्मन जो है वो उससे बैकिंग मांगी है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के हवाले से, ठीक है, क्योंकि जर्मनी जो है वो इटली जो है वो ये चाहता है कि जो अब आगे जो प्रेसिडेंसी मिले बैंक की, ठीक है जी, यूरोपियन बैंक की, तो वो किसको मिले, वो जर्मन्स को मिले, तो इसलिए वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जो आईएमएफ है उसने भी क्या किया जी, उसने भी जोर दिया है कि जो आपने $100 बिलियन के कोटे की बात की थी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेके एनुअली आप देंगे पावरफुल कंट्रीज को इन G20 को, तो आप वो भी पूरा करें और वो भी आपको देना चाहिए। इसके साथ साथ जो यहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर जो है हालात खराब थे उसके हवाले से भी डेवलपमेंट हुई है कि साउथ कोरिया, जापान जो है इन्होंने कोशिश की है कि भाई हम, और साथ में कहा है कि चाइना के साथ हम मिलकर काम करने को तैयार हैं, यानी ये तीनों ममालिक जो है साउथ कोरिया, जापान और चाइना जो है मिलकर काम करने को तैयार हैं अपने जो रीजनल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रही है। इसके साथ साथ जो लुला साहब हैं ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट को कहा है व्लादिमीर पुतिन साहब को कि अगले साल जो हमारे यहाँ मीटिंग होगी तो आप वहां पे चिल करके आए, आपको कोई रेस्ट नहीं करेगा रियो डी जेनेरियो के अंदर जो होगी। इसके साथ साथ रशिया ने जो है वो थैंक्स किया है सारे कंट्रीज का कि उन्होंने जो है वो एक कंसेंसस से एक डिक्लेरेशन जो है वो इशू किया जिसके अंदर एक बैलेंस डिक्लेरेशन था और जिसमें जो है उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया, जैसे G7 के अंदर या बाकी समिट्स में बनाया जाता है वैसा G20 के अंदर नहीं हुआ, गो कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन रशिया ने जो ग्रेन डील है उसकी वजह से इन्हें पांव पे ले आया रशिया बाकी ममालिक को। और ब्रिक्स के अंदर भी आपने देखा कि रशिया जो है वो उस टाइम पे भी नहीं गया, लेकिन अब पावर रशिया की आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है और यूक्रेन वॉर जो है वो रशिया की ग्रिप मजबूत हो रही है इस हिसाब से अगर हम देखें कि मॉरल सपोर्ट की बढ़ रही है। और एट दी एंड जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स, वो महात्मा गांधी जो है उनके भी दिल्ली में मेमोरियल साइट पे गए हैं और वहां पे जाकर उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया। और बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो नंगे पांव गए हैं, क्योंकि गांधी साहब जूते नहीं पहनते थे। तो ये इंडिया के लिए मेरे ख्याल में शायद सबसे ज्यादा प्राउड मूवमेंट जो था वो यही था कि वर्ल्ड लीडर्स को गांधी साहब जो है उनके पांव पे अगर वो लेके चले गए हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको डिप्लोमेटिकली देखें तब भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे कल्चरली देखें तो तब भी इंपॉर्टेंट है कि भारत ये कह रहा है, जैसे उसने अब नेम चेंज का इशू भी यहां डिस्कस हुआ कि इस पूरे ऑफिशियल इवेंट के अंदर भारत का लफ्ज यूज किया गया, इंडिया का लफ्ज यूज नहीं किया गया, ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं डिटेल वीडियो में। तो भारत जो है अब यहां पे क्या कर रहा है जी, खुद को बता रहा है अपने हिंदू कल्चर के साथ कि भाई अगर मैं भारत के लिहाज से भी हिंदुइज्म को प्रमोट करके भी आगे लेके जाऊंगा तो मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। और इसके साथ साथ चाइना ने जो है वो जोर दिया है यूरोप को और यूरोप की बात की है कि भाई हम मिलके जो है वो काम करेंगे और अपने जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर इसे कंक्लूड करते हैं तो देखिए इंडियन डिप्लोमेटिक विक्ट्री हम इसे मान सकते हैं। चाइनीज एब्सेंस जो है वो ये बता रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है कि सब ने जो है वो इंडिया के आगे झुक गए या अमेरिका के आगे झुक गए, क्योंकि असल में तो इंडिया की बैक अमेरिका है, इसलिए उसने खुद को अलग से बताने की कोशिश की है कि भाई मेरा अपना अलग वजूद है, ठीक है, और मैं जो है आपको टफ टाइम दूंगा। इसी तरह से जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें हम देख रहे हैं कि चीजें डिफरेंट हो रही हैं और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एशिया से जो है वो रीड किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि एशिया में चाइना है इस टाइम पे और अमेरिका है, गो कि अब इन दोनों की न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक तो लीड कर रहा है, आपने ये याद रखना है। दूसरा ये अब वेस्ट ब्लॉक से निकल चुका है सारी की सारी गेम, और ये गेम जो है वो ईस्ट में आ चुकी है और खास करके जो है वो एशिया के अंदर आ चुकी है, जहां पे हमें चाइना और इंडिया जो है देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम यहां पे एट द एंड बात करते हैं वेयर इज पाकिस्तान, तो हम ये कह सकते हैं नो वेयर इज पाकिस्तान, कि पाकिस्तान फिलहाल यहां पे कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा इस G20 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान शायद G50 के अंदर भी फिक्स नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान G20 में कहां फिक्स होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को यह सोचना होगा कि पाकिस्तान को कहां लेके जाया जा रहा है, कि कहीं पे कोई जो है उसकी प्रेजेंस नहीं है। और इंडियन मीडिया ने इसको काफी ज्यादा हाईलाइट भी किया कि भाई पाकिस्तान बहुत ज्यादा जेलस है इस बात को लेके कि इंडिया जो है वो इतना ज्यादा टॉप पे क्यों है, इंडिया का इतना जो है वो कंपेन क्यों चल रही है, दुनिया इंडिया को इतना ज्यादा प्रेस क्यों कर रही है, वर्ल्ड लीडर्स इंडिया को क्यों देख रहे हैं। और खास करके पाकिस्तान को जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि वो मुल्क जो पहले हमारी जेब में थे, जैसे सऊदी अरब हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, जिनको हम अपना फ्रेंड मानते थे और अभी भी हमें अपना फ्रेंड मानते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम किसी और कंडीशंस पे अब ये कंडीशनल फ्रेंड हो चुके हैं। पहले ये ऑल वेदर फ्रेंड थे, हमारे हमेशा इन्होंने सपोर्ट की, लेकिन अब ये भी यहां से निकल के इंडियन ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए थ्रेट है कि हम आइसोलेशन में जा चुके हैं, ना हम अमेरिका की तरफ है ना
चाइना की तरफ हैं, ठीक है, हम जो है वो खींचातानी हो रही है हमारी, और ऊपर से हमारा जो मिडिल ईस्ट का जो सिस्टम है वो भी मिडिल ईस्ट से भी हमारे जो है वो गिरफ्त जो है कमजोर हो चुकी है, और इन फ्यूचर अगर यूं ही चलता रहा तो पाकिस्तान मजीद नीचे ही जाएगा और उसकी कोई प्रेजेंस हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पूरे का पूरा जी जो है वो G20 का समिट था, G20 का, जो एक जगह इंडिया के अंदर इकट्ठे हुए, जहां पे उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, ठीक है। ओवरऑल जो आपने देखा कि क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं वर्ल्ड के हवाले से, इंडिया के हवाले से, किस तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी रही है, जबरदस्त करके इंडिया ने इसे अवेल किया। तो ये एज ए होल रहा, और यहां पे इसको क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।